मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फैराडे के प्रयोग के बारे में। ठीक है, फैराडे ने एक प्रयोग किया। ठीक है, अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है फैराडे ने क्या प्रयोग किया और क्यों किया। ठीक है, क्या प्रयोग किया ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फैराडे ने जो प्रयोग किया वो क्यों किया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मैग्नेटिज्म के पहले चैप्टर में, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में। वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था ओरेस्टेड का प्रयोग। ओरेस्टेड ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया था? ओरेस्टेड ने अपने प्रयोग के आधार पर यह बताया था कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ठीक है, क्या बताया था ओरेस्टेड ने? ओरेस्टेड ने ये बताया था कि जब किसी तार में या जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ठीक, तो फैराडे ने यह सोचा कि यदि मैग्नेटिक फील्ड बना दिया जाए तो क्या धारा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी। ठीक है, यदि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाए, अगर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बना दिया जाए, ठीक है, तो क्या धारा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए फैराडे ने सन 1821 ईस्वी में एक प्रयोग किया। ठीक है, तो हम लोग उनके इस प्रयोग को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया कि एक कुंडली ली। क्या लिया? उन्होंने एक कुंडली ली और कुंडली के दोनों सिरों को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने एक कुंडली ली और कुंडली के दोनों सिरों को, इस सिरे को और इस सिरे को, एक गैल्वेनोमीटर से यानी कि एक धारामापी से जोड़ दिया। ठीक है, और उन्होंने एक चुंबक लिया। क्या लिया? एक चुंबक लिया। एक कुंडली ली और कुंडली के दोनों सिरों को धारामापी से जोड़ दिया और एक चुंबक लिया। बात समझ में आई आपको यहाँ तक? कुंडली का जो नॉर्थ पोल था, ठीक है, कौन सा पोल? नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव जो था, उत्तरी सिरा जो था, वह उन्होंने क्या किया? इस उत्तरी मतलब चुंबक के उत्तरी सिरे को, ठीक है, चुंबक के उत्तरी सिरे को कुंडली के समीप ले गए। ठीक है, चुंबक के उत्तरी सिरे को इस कुंडली के समीप ले गए। ये क्या है? कुंडली, कॉइल, इसको इंग्लिश बोलते हैं कॉइल। ठीक है, इस कॉइल के समीप ले गए। ठीक है, जब इस कॉइल के समीप ले गए तो उन्होंने यह देखा कि यह धारामापी विक्षेपित हो गई, यानी कि धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो गया। तो इससे क्या पता चला? इससे यह पता चला कि इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। कहने का मतलब यही है। धारामापी क्या बताती है? धारामापी धारा का मान बताती है। ठीक है, तो धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ तो इसका मतलब यह हुआ कि इस कुंडली में धारा उत्पन्न हो गई। बात समझ में आई? और यह जो धारा उत्पन्न हुई, ठीक है, यह किस डायरेक्शन में हुई? इस डायरेक्शन में, क्योंकि धारामापी का जो विक्षेप था वह पहले ऐसे था, शून्य पे था। जब इस चुंबक को हम मतलब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इस कॉइल के समीप ले गए तो धारामापी में जो विक्षेप उत्पन्न हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, तो धारामापी जो विक्षेपित हुई वो इस डायरेक्शन में हुई। बात समझ में आई? और ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, बात समझ में आई? अब उन्होंने क्या किया? चुंबक के उत्तरी ही ध्रुव को, उत्तर वाले ही ध्रुव को उन्होंने इस कुंडली से, इस कॉइल से दूर ले गए। ठीक है, यानी कि चुंबक जो है, चुंबक दोनों स्थितियों में गतिमान है। यानी कि चुंबक क्या है? चुंबक दोनों स्थितियों में गतिमान है, चुंबक गति की अवस्था में है।
बात समझ में आई। तो चुंबक को इधर ले गए तो इस स्थिति में भी इस धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ और इसका जो विक्षेप था इस पहले वाले, ठीक है, इस पहले वाले जो इसका डायरेक्शन है उससे जस्ट विपरीत था, ठीक है। बात समझ में आई आपको। अब उन्होंने सोचा, क्या सोचा, अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना, अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं चुंबक के पोल को बदल दूं और पोल को बदल के देखूं क्या इस कुंडली में धारा उत्पन्न हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो उन्होंने इस चुंबक के ध्रुव को बदल दिया। अब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को क्या किया, इस कॉइल के समीप ले गए, ठीक है, तब भी इस धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ, ठीक है, धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ, ठीक। और जो चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को जब कॉइल से दूर ले गए तब भी धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ। बात समझ में आई। तब भी धारामापी में क्या हुआ, तब भी धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो ये जो विक्षेप उत्पन्न हुआ यानी कि जब चुंबक के पोल को बदला यानी कि चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को दूर ले गए और पास ले गए तो धारामापी में जो विक्षेप उत्पन्न हुआ इन दोनों के विपरीत डायरेक्शन में विक्षेप उत्पन्न हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इस स्थितियों में हमको यह पता चला, क्या पता चला कि जब चुंबक को, ठीक है, जब चुंबक को हम कॉइल से दूर ले जा रहे हैं या कॉइल के पास ले जा रहे हैं या और चुंबक के दोनों ध्रुवों को बदल भी दे रहे हैं तो इस कंडीशन में भी धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, अर्थात इस कुंडली में धारा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने फिर दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया, चुंबक को ही स्थिर रख दिया, ठीक है, चुंबक को ही स्थिर कर दिया। बात समझ में आई। जब चुंबक को स्थिर कर दिया और इस कॉइल को ही वह कभी पास ले जाते थे कभी दूर ले जाते थे, चुंबक को स्थिर रख करके इस कॉइल को ही चुंबक के पास ले गए और चुंबक से दूर ले गए। तो इस कंडीशन में उन्होंने क्या देखा, इस कंडीशन में उन्होंने यह देखा कि इस धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, यानी कि इस कुंडली में धारा उत्पन्न हो रही है। बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अगर मान लीजिए, ठीक है, अब उन्होंने तीसरे केस में क्या देखा, तीसरे केस में चुंबक और इस कॉइल को ही स्थिर रख दिया, यानी कि न चुंबक को चलाया न ही कॉइल को चलाया, यानी कि दोनों रेस्ट की स्थिति में हैं, ठीक है। जब दोनों रेस्ट की स्थिति में आ गए, दोनों स्थिर अवस्था में आ गए, दोनों को स्थिर कर दिया, तब उन्होंने देखा कि धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉइल में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है या धारा उत्पन्न नहीं हो रही है। तो हमें क्या पता चला, हमें यह पता चला कि जब चुंबक या तो चुंबक गतिमान हो या तो कुंडली गतिमान हो, ठीक है, या तो चुंबक गतिमान हो या तो कुंडली गतिमान हो, ठीक है, इन दोनों कंडीशन में या तो चुंबक गतिमान हो या तो कुंडली गतिमान हो, ठीक है, तो उस स्थिति में जो इस कॉइल में धारा उत्पन्न हो रही है वह इन दोनों के मध्य सापेक्ष गति के कारण उत्पन्न हो रही है, ठीक है। बात समझ में आई आपको यहाँ तक। ये तो था आपका फैराडे का प्रयोग, ठीक है। और फैराडे ने अपने प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, ठीक है, उस परिपथ में एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यदि परिपथ बंद है तभी धारा प्रवाहित होगी, यानी कहने का मतलब ये है कि यदि परिपथ बंद है, ठीक है, यदि परिपथ बंद है तभी धारा बहेगी, वरना धारा उत्पन्न हो ही नहीं सकती। वैद्युत वाहक बल तो उत्पन्न हो सकता है लेकिन धारा उत्पन्न नहीं हो सकती।
तो वैद्युत चुंबकत्व की इस घटना को ही क्या बोला गया? वैद्युत चुंबकत्व की इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बोला गया। ठीक है, फैराडे ने अपने प्रयोग के आधार पर 2 नियम दिए। ठीक है, फैराडे ने अपने प्रयोग के आधार पर 2 नियम दिए। वो कौन कौन से थे? पहला नियम जानने से पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मान लीजिए यह कोई चुंबक है। ठीक है, यह क्या है? यह कोई चुंबक है। ठीक, यह कोई चुंबक है। ठीक है, और यह कोई आपका कॉइल है। बात समझ में आई? यह क्या है? यह कोई कॉइल है। हमें पता है कि चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, जब चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं तो जाहिर सी बात है कि वह इस कॉइल से पास होकर, मतलब इस कॉइल से ही पास होंगी। ठीक है, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इस कॉइल से ही पास होंगी, और जब इस कॉइल से ही पास होंगी तो जाहिर सी बात है यह बन जाएंगी चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, यानी कि मान लीजिए इस कॉइल से जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की जो संख्या है हम मान लेते हैं 8 है। ठीक है, 8 चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं पास हो रही हैं। अब मान लीजिए इस चुंबक को हम दूर कर दें, और कॉइल यहाँ रख दें। ठीक है, कॉइल यहाँ रख दें। इससे जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की जो संख्या पास होगी, मान लेते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या 3 पास हो रही है। क्या पास हो रही है? 3 पास हो रही है। अब मान लीजिए चुंबक को ही स्थिर रख दें। ठीक है, चुंबक को ही स्थिर रख दें, यानी कि हमने पहले कुंडली को स्थिर रखा और चुंबक को चलाया, तो चुंबक में से जो बल रेखाएं निकल रही थी वह इस कुंडली से कितनी बल रेखाएं पास हो रही थी? इस कुंडली से 8 बल रेखाएं पास हो रही थी, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की जो संख्या थी वो 8 थी। अब हम इस कुंडली को स्थिर रखे हुए हैं और इस चुंबक को दूर ले गए, तो उस स्थिति में जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की जो संख्या थी वह 3 थी। अब हमने क्या किया? अब हमने चुंबक को ही स्थिर रख दिया। ठीक है, और इस कुंडली को पास ले गए, यानी कि कुंडली को हम पास ले गए, यानी कुंडली किस स्थिति में आ गई? कुंडली गति की स्थिति में आ गई। कुंडली को हमने गतिमान कर दिया। ठीक है, जब इस कुंडली को गतिमान कर दिया तो हमने देखा कि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में फिर से परिवर्तन हो गया, यानी कि अब इससे फिर से 12 मान लेते हैं 12 चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं पास हो रही थी। अब हमने क्या किया कि चुंबक को स्थिर फिर से रखा हुआ है और इस कुंडली को हम दूर ले गए, तो हमने देखा चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में फिर परिवर्तन हुआ। चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में क्या हुआ? फिर से परिवर्तन हुआ। अब यहाँ से मान लेते हैं 9 चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं पास हो रही हैं। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में हमें क्या देखने को मिला? इन दोनों कंडीशन में हमें यह देखने को मिला, यानी कि एक ही हो गया 2 कंडीशन। तो इन दोनों कंडीशन में हमको यह देखने को मिला, क्या देखने को मिला? कि चुंबक कुंडली को स्थिर रख करके चुंबक को जब हम कुंडली के पास ले गए अथवा कुंडली से दूर ले गए, तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ। या चुंबक को ही स्थिर रख करके कुंडली को जब हम चुंबक के पास ले गए अथवा चुंबक से दूर ले गए, तो इस कंडीशन में भी चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ। बात समझ में आई? चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ। तो इस कंडीशन में हमने यह निष्कर्ष निकाला। ठीक है, इस कंडीशन में हमें क्या निष्कर्ष मिला? कि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है जब तभी, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तभी वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है,
चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तभी वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा तो कभी भी वैद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। कैसे? मान लीजिए कि यह चुंबक है, ठीक है, यह चुंबक है और यह कुंडली है, ठीक है। ये मान लेते हैं 5 मीटर, इसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड है और इसका भी वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, और इन दोनों को 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक ही दिशा में ले जाएं, ठीक है। इन दोनों को 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से, चाहे 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से, चाहे 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से, जितना मान सकते हैं, इन दोनों को एक ही वेग से एक ही दिशा में ले जाएं, तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वैद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होगा, ठीक है। वैद्युत वाहक बल नहीं प्रेरित होगा। बात समझ में आई? तो यही था आपका पहला नियम। क्या था ये था आपका पहला नियम। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जिसका परिमाण, किसका परिमाण? प्रेरित वैद्युत वाहक बल का परिमाण, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। और इस प्रथम नियम को हम लोग न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ठीक है, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं हो सकता, ठीक है। और तीसरी बात, यदि कुंडली माफ करिएगा, यदि परिपथ बंद है, यानी कि बंद परिपथ है, तभी धारा प्रवाहित होगी, वरना धारा प्रवाहित नहीं होगी। चुंबकीय वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा लेकिन धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि धारा उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित होता है या वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जिसका परिमाण, यानी कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अर्थात E = माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। दर की बात किया, मैंने कहा है ऋणात्मक दर। दर क्या है? दर यही है। और फाई बी क्या है? फाई बी है चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शा रहा है? ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है आपका वैद्युत वाहक बल की दिशा को, ठीक है। यदि मान लेते हैं, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, क्या हो? यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, ठीक है, तो E = यानी कि फेरों को और बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा N फाई बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला मिल गया। और ये N फाई बी क्या है? N फाई बी जो है वह कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है। क्या है? कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है। और इसका जो मात्रक होता है वह होता है वेबर टर्न, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है वेबर टर्न, ठीक। इसको आप लोग देख लें। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे नियम की। दूसरे नियम की बात करेंगे। दूसरा नियम,
ये होता है आपका किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इसके हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि कह रहा है किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप किसी के घर में रहते हैं। ठीक है, आप किसी के घर में रहते हैं और आप उसके घर में रह करके आप उसी से काम धंधा सीखे। ठीक है, उसी से काम धंधा सीखे, कोई भी काम धंधा जो वो करता हो व्यक्ति। ठीक है, उस व्यक्ति से उसी का काम धंधा सीखे और बाद में आपने उसी का विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, मार्केट में गए और उसी की बुराई बतियाने लगे। ठीक, बात समझ में आई? तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है, जैसे कि आप अपने माँ बाप के साथ घर में रहते हैं और आप अपने माँ बाप के थ्रू ही तो आप पैदा हुए हैं। ठीक है, तो और आप क्या हुए, बड़े हुए तो आप अपने माँ ही बाप का विरोध करने लगे। या तो ऐसे समझिए कि किसी आदमी से आपकी मुलाकात हुई और उस आदमी की वजह से आप भी अमीर बने और इतने अमीर हो गए कि बाद में आप उसी आदमी का विरोध करने लगे जिस आदमी ने आपको अमीर बनाया। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उसी कारण का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। क्लियर? ये तो सारे एग्जाम्पल थे। और मान लीजिए कि एक और कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि यह चुंबक है। ठीक है, यह इसका नॉर्थ पोल है, यह इसका साउथ पोल है। ठीक है, और यहाँ पे एक कुंडली है। ठीक, यह इसका एक और चुंबक है, यह इसका नॉर्थ पोल है, यह इसका साउथ पोल है। ठीक है, और यहाँ पे एक कुंडली है। ठीक, बात समझ में आई आपको? अब इसमें मान लेते हैं कि इसमें जो धारा बह रही है, ठीक है, इस पहले वाले कुंडली में जो धारा बह रही है वो ऐसे बह रही है। ठीक है, ऐसे बह रही है। और दूसरे वाले कुंडली में जो धारा बह रही है वो ऐसे बह रही है। ठीक है, पहले वाली कुंडली में धारा ऐसे बह रही है, दूसरे वाली कुंडली में धारा ऐसे बह रही है। ठीक है, तो मान लीजिए पहले वाले कुंडली में धारा ऐसे बह रही है। ठीक है, पहले वाले कुंडली में धारा कैसे बह रही है? ऐसे बह रही है। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर हम चारों उंगलियों को इस दिशा में करें, ठीक है, धारा की दिशा में करें, यदि धारा ऐसे बह रही है, धारा की दिशा में करें तो यह अंगूठा क्या बताएगा? यह अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। तो इस स्थिति में मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे N बन रहा है और यहाँ पे S बन रहा है और धारा कैसे बह रही है? धारा ऐसे बह रही है। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि अब धारा कैसे बह रही है? नीचे वाले में धारा ऐसे बह रही है। अगर हम इस धारा की दिशा में इन चारों उंगलियों को करें, धारा की दिशा में चारों उंगलियों को करें तो अंगूठा क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। तो इस स्थिति में मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र यहाँ N बन रहा है, यहाँ पे S बन रहा है। ठीक है, और धारा कैसे बह रही है? धारा ऐसे बह रही है, ऐसे। ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र कैसे रखा है? जो कुंडली है, कुंडली ऐसे रखी हुई है। ठीक है, कुंडली कैसे रखी हुई है? कुंडली ऐसे रखी हुई है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान से देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ पर ये साउथ है, यहाँ पर नॉर्थ है। ठीक है,
तो इस स्थिति में इन दोनों के मध्य कौन सा बल लगेगा? इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। यानी कि ये साउथ जो है इस नॉर्थ को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि इसमें जो बहने वाली धारा की जो दिशा है वो ऐसी है कि ये जो साउथ है इस नॉर्थ को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ठीक, और यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे नॉर्थ है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे नॉर्थ है। तो इस कुंडली में जो धारा प्रेरित हो रही है, जो धारा इसकी जो बहने की जो दिशा है, ठीक है, इस धारा जो प्रेरित हो रही है, जो धारा उत्पन्न हुई है, उसकी जो बहने की दिशा है कुछ ऐसी है कि ये जो कुंडली है यह इसको अपने पास आने से क्या करेगी? यह इस चुंबक को अपने पास आने से रोकेगी। तो इस स्थिति में यहाँ पे रहेगा प्रतिकर्षण, यानी कि रिपल्सन। ठीक है, प्रतिकर्षण रहेगा। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? हमको इसके विरुद्ध, ठीक है, इसके विरुद्ध जबरदस्ती इस चुंबक को क्या करना पड़ेगा? जबरदस्ती इस चुंबक को हमको कुंडली के समीप ले जाना पड़ेगा। जबकि यह जो नॉर्थ साइड है, ठीक है, ये जो नॉर्थ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वह इस चुंबक के कारण ही उत्पन्न हुआ है, और यही जो है इसके कारण उत्पन्न हुआ है, और यही इसके आने का विरोध कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही यहाँ पे ये है, किसी परिपथ में प्रेरित धारक दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। और यह जो नियम है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण क्या होता है आपको पता ही है, आपने 11th पढ़ा ही होगा। ठीक है, ये तो था आपका दूसरा नियम। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके बाद प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित आवेश, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल हम क्या जानते हैं? वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये होता है आपका, क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यह जो ऋणात्मक चिन्ह है, ठीक है, यह जो ऋणात्मक चिन्ह है यह क्या बताता है? यह बताता है वैद्युत वाहक बल की दिशा। ठीक, बात समझ में आई आपको यहाँ तक? ये क्या होता है? प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा। अब निकालेंगे इसका परिमाण। किसका परिमाण? प्रेरित वैद्युत वाहक बल का परिमाण। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ E इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यदि मान लेते हैं कि यदि परिपथ बंद है, ठीक है, यदि परिपथ जो है बंद है और उस बंद परिपथ का संपूर्ण यानी कि पूरा प्रतिरोध कैपिटल R है, तो उसमें प्रेरित धारा कितनी होगी? ठीक है, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू, कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा I इज इक्वल टू मॉड ऑफ E अपॉन R। ठीक, ये हो जाएगा कितना? इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको हम मान लेते हैं 2। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, समीकरण नंबर 1 का यूज समीकरण नंबर 2 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा I इज इक्वल टू E मॉड ऑफ E, I इज इक्वल टू
माइनस एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, अपॉन आर। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू एन माइनस, सॉरी यहाँ पर जब हमने मॉड लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे जब हमने मॉड लगा दिया है तो ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा एन डेल्टा फाई बी अपॉन आर डेल्टा टी। ठीक है, इसको हम लोग मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यदि मान लेते हैं कि कुंडली में डेल्टा टी समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा हो तब, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इसको मान लेते हैं 4, तो लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4 वी गेट। ठीक है, समीकरण नंबर 3 का यूज समीकरण नंबर 4 में करने पर तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है n बाई, इसको लिख सकते हैं n बाई आर, ठीक, इंटू डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू n बाई आर इंटू डेल्टा फाई बी। क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बी। इसमें n क्या है, इसमें n फेरों की संख्या है, r क्या है आपको पता ही है, प्रतिरोध है, और डेल्टा फाई भी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में, फाई भी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है। डेल्टा फाई भी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है। ठीक, ये तो था आपका प्रेरित विद्युतवाहक बल, प्रेरित धारा था, प्रेरित आवेश। ठीक है, जो सब फार्मूले हैं, ये सब फार्मूले आपको न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं। अब हम बात करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, और ये मध्यमा उंगली यानी कि बीच वाली उंगली किसको प्रदर्शित करे, प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो यह जो अंगूठा है, यह अंगूठा चालक के गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। बात समझ में आई आपको यहाँ तक? ये तो था आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में एक नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।